जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि हम सबको इंतजार है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो रिमेनिंग स्क्वाड्रन है इनके डिलीवरी की, और हम सब यहाँ पर जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अंतिम स्क्वाड्रन है इसका इंतजार कर रहे हैं। और ये माना जा रहा था कि 2025 के मध्य तक जो डिलीवरी है वो कंप्लीट कर ली जाएगी, या मार्च तक इनकी डिलीवरी को एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन अब एक यहाँ पर कह सकते हैं बुरी खबर सामने आई है, जहाँ पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी और पांचवी स्क्वाड्रन जिसे 2025 में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अब वो 2026 के पहले हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, जो पांचवी और अंतिम स्क्वाड्रन होने वाली है ये हमें 2026 के मध्य तक देखने को मिलेगी, और चौथी स्क्वाड्रन हमें 2026 के शुरुआत में देखने को मिल सकती है। ऐसा इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेस के द्वारा बताया गया है। शुरुआती तौर पर यह कहा गया था कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते भी रशिया भरसक प्रयास कर रहा है कि भारत को जल्द से जल्द ये जो डिलीवरीज है एयर डिफेंस सिस्टम की कंप्लीट कर दी जाए। लेकिन क्योंकि अब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हिला हुआ है, और जो सप्लाई चेन इशूज़ है उनसे रशिया भी परेशान है, तो ऐसे में वो चाह करके भी इस समय इस कार्य को तेज नहीं कर पा रहा है, या यूँ कह लें रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है कार्य को पूरा करने का। लेकिन आपको बता दें कि 2018 में भारत ने $5.43 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जहां पर भारत ने 5 की संख्या में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इनकी डिमांड करी थी, और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। और इनसे भारत का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है वो और ज़्यादा मजबूत होने वाला था, क्योंकि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये न सिर्फ एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सकता है, बल्कि अनमैन एयर व्हीकल, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स भी इससे नहीं बच सकते। और सबसे खास बात तो ये है कि ये एक लंबी दूरी तक मारक क्षमता के साथ में आता है, जो कि तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी से ही एनिमी टारगेट को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। और हम लोग ये मान रहे थे कि तय किए गए समय पर ही जो ऑर्डर है ये पूरे कर लिए जाएंगे, डिलीवरी पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आपको पता है रशिया यूक्रेन युद्ध काफ़ी लंबा खिंच चुका है, और इससे रशिया के ऊपर सैंक्शन भी लगे हैं, तो उनके लिए कार्य आसान बिल्कुल भी नहीं रहा है। लेकिन रशिया प्रयास में है कि ऑर्डर्स को पूरा कर दिया जाए। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है आगरा एयरफोर्स बेस से। आगरा एयरफोर्स स्टेशन में जो C-295 एयरक्राफ्ट जो कि भारत ने अभी न्यूली इंडक्ट किया है, इसका जो फुल मोशन सिमुलेटर है इसको लॉन्च किया गया है। और इस दौरान C-295 से रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग वर्क है अब वो यहीं पर आगरा एयरफोर्स स्टेशन में किए जा सकेंगे, क्योंकि इस स्टेशन को ऑलरेडी स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटीज़ हैं इनसे इक्विप किया गया है। इस मौके पर सेंट्रल एयर कमांड के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर ने जो इनॉग्रेशन है वो किया था फुल मोशन सिमुलेटर का। और अब बताया जा रहा है कि ये जो सिमुलेटर है पायलट्स को इनेबल करेगा कि वो नियरली रियलिस्टिक जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर मल्टीपल मिशंस को सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि टैक्टिकल शिफ्ट हो गया, पैराड्रॉपिंग हो गया, पैराट्रूपिंग हो गया, या फिर मेडिकल इवैक्यूएशन या डिजास्टर रिलीफ मिशन हो गए। इस सारे मिशंस की जो यहाँ पर ट्रेनिंग है वो उनको मिल सकेगी, ताकि जब वो C-295 को उड़ाएं तो उन्हें पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट के बारे में जो नॉलेज है वो हो जाए। जो स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट सिमुलेटर होते हैं ये इनेबल करते हैं कि जो हाई थ्रेट सिचुएशन होती है जिसको एक्चुअल ऑपरेशन में पायलट एनकाउंटर कर सकते हैं, उनको पहले से ही इसके लिए ट्रेन किया जाए। और ऐसे में ये जो सिमुलेटर्स है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं, और ये इनेबल करेंगे हमारे पायलट को कि वो ऑलरेडी कॉम्बैट रेडी हो सके। और इसके अलावा जो पायलट होते हैं वो इस प्रकार के जो सिमुलेटर होते हैं वहाँ पर अपनी जो स्किल है उनको इम्प्रूव करते हैं, और हाई रिस्क इमरजेंसी सिचुएशन में एयरक्राफ्ट को कैसे लैंड करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें वो सिमुलेटर के माध्यम से सीखते हैं। और ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा गया है कि अब जो आगरा एयरफोर्स स्टेशन में C-295 का फुल मोशन सिमुलेटर है इसके आने से भारत को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पायलट्स की जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आसान इसके चलते हो जाएगी, और उनको पहले से ही उन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी जो वो फेस कर सकते हैं। आपको बता दें कि सिमुलेटर ट्रेनिंग मिशन में या ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का सिमुलेटर हो। आपने फाइटर जेट सिमुलेटर के बारे में भी सुना होगा, और कमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी जो सिमुलेटर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ताकि पायलट्स को ट्रेन किया जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी रशिया से आ रही है, और ये आइनस चक्र को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि भारत इस समय, या भारतीय नौसेना इस समय जो अकुला क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है इनका इंतजार कर रही है, जिसको हम आइनस चक्र 3 के नाम से जानेंगे, जिसको लेकर यह माना जा रहा था कि ये 2025 में भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेगी। लेकिन अब इसको लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। रिसेंट रिपोर्ट्स की बात माने तो ये सबमरीन अब 2028 से पहले भारतीय नौसेना की फ्लीट को नहीं ज्वाइन कर पाएगी, और इसमें हमें तकरीबन 3 साल की जो डिले है ये देखने को मिली है। हालांकि डिले का कारण अपग्रेडेशन और कुछ दूसरी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने वाली हैं। भारत ने 2019 में रशिया के साथ $3 बिलियन की एक डील साइन करी थी, जहां पर वो
जो अकूला क्लास की सबमरीन है, इसको लीज पर लेने की बात किए थे। और यह माना जा रहा था कि आईएनएस चक्रवर्ती बहुत जल्दी 2025 तक भारतीय नौसेना को ज्वाइन कर लेगी अपग्रेड्स के बाद। लेकिन अब चीज़ें हो नहीं पा रही हैं और रीज़न आप सब समझ चुके होंगे कि क्या है। जो मौजूदा हालात रशिया में चल रहे हैं वो रशिया को इनेबल ही नहीं कर रहे हैं कि वो अतिशीघ्र कार्य को पूरा कर सके। हालांकि आईएनएस चक्र भारतीय नौसेना की ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जिसकी कैपेबिलिटी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तुलना में निस्संदेह ज़्यादा अच्छी होती है। और ये ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा इंड्योरेंस और ज़्यादा कह सकते हैं रेंज के साथ हमें देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की तुलना की, तो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की तुलना में ज़्यादा लंबे समय तक सबमर्ज रह सकती हैं। और इससे जो एनिमी के क्षेत्र में ऑपरेट करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अकूला क्लास सबमरीन को पहली बार 1988 में लिया गया था, जिसको हम आईएनएस चक्र 1 के नाम से जानते हैं। और बाद में आईएनएस चक्र 2 का ऑर्डर 2012 में दिया गया था। और अब आईएनएस चक्र 3 का इंतजार हम कर रहे हैं, जो कि संभावित है कि 2028 तक भारतीय नौसेना को ज्वाइन कर लेगी। फिलहाल अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय नौसेना लगातार रशिया के संपर्क में है और कुछ विशेष मॉडिफिकेशन है जो इस समय इंडियन नेवी के द्वारा इन सबमरीन्स में करवाए जा रहे हैं। हालांकि ये न्यूक्लियर मिसाइल्स को तो कैरी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल पेलोड जो है वो ये कैरी करेंगे, जो कि एनिमी के लिए काफी घातक साबित होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो से आ रही है। 6 नवंबर 2024 को डॉक्टर एस सोमनाथ सर, जो कि चेयरमैन है इसरो के, उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से डिफेंस के गलियारे पर एक नई चर्चा बढ़ गई। और वो चर्चा थी कि क्या अब इसरो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में डीआरडीओ की मदद करने वाला है। आइए पहले जान लेते हैं उनका स्टेटमेंट क्या था, ताकि हम समझ सके कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दरअसल उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि अगर आप इसरो के अचीवमेंट्स को देखेंगे तो हमने न सिर्फ इंडिजिनस इंजन्स को डिजाइन और डेवलप किया है, बल्कि आज हम पूरी तरीके से अपने बनाए गए इंजन की मदद से अपने मिशंस को लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए थोड़े अफसोस की बात है कि हमने जो पावरफुल रॉकेट इंजन्स हैं ये तो बना लिए, लेकिन अगर हम एयरक्राफ्ट इंजन की बात करें तो अभी भी हम उन पर डिपेंडेंसी को दिखाते हैं और उनको इम्पोर्ट करते हैं। हालांकि उनको इस चीज़ का भरोसा है कि एक दिन ये टेक्नोलॉजी भी भारत में आएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी ये जो जेट इंजन है ये भारत में नहीं बनाए जाते हैं। और अगर इसरो के अचीवमेंट्स को देखा जाए तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसरो के सभी रॉकेट्स को देखेंगे तो ये स्वदेशी तौर पर डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किए गए हैं और उनकी टेस्टिंग भी भारत में हुई है। क्या ये कोई छोटी चीज़ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पावरफुल इंजन है, फिर चाहे वो लिक्विड इंजन हो, सॉलिड इंजन हो, क्रायोजेनिक इंजन हो, नॉन क्रायोजेनिक इंजन हो, कंट्रोल इंजन हो, सैटेलाइट इंजन हो, इन सभी को हमने भारत में ही डिजाइन, डेवलप और इस समय यूज भी किया है। और उन्होंने कहा कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है कि भारत इस प्रकार के काम को कर सकता है। फिर क्या था, उनकी ये स्टेटमेंट आते ही डिफेंस के गलियारे पर एक नई डिबेट ट्रिगर हुई कि क्या अब इसरो भारत को मदद करेगा जेट इंजन विकसित करने में। हालांकि ऑफिशियली एस सोमनाथ सर ने तो कुछ भी नहीं कहा जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एज अ हिंट देखा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में अगर इसरो की मदद मिली तो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकता है और इसका सीधा बेनिफिट भारत के एरोस्पेस सेक्टर को देखने को मिलेगा। और एक्सपर्ट्स काफ़ी लंबे समय से ये कहते आए हैं कि हमें इसरो की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसरो प्रोग्राम में आता है तो ये काम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। तो देखते हैं आगे चल के ये स्टेटमेंट का क्या मतलब निकलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।